ईरान से युद्ध जारी रखने के लिए जरूरी है कांग्रेस की मंजूरी, मगर ट्रंप प्रशासन ने कहा नहीं है इसकी जरूरत। क्या है वजह, क्यों हो रहा है इस रुख का विरोध, दिखाएंगे रिपोर्ट। जंग की शुरुआत के बाद से ही ईरान में दी जा रही मौत की सजा संयुक्त राष्ट्र ने बताया क्रूरता। जानेंगे क्यों बड़े पैमाने पर लोगों को दी जा रही है फांसी। पिछले दिनों ट्रंप के डिनर के दौरान हुई फायरिंग का नया सीसीटीवी फुटेज आया सामने। संदिग्ध ने चंद सेकंड्स में तोड़ा था सुरक्षा घेरा। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच सीमा पर बरकरार है तनाव। दोनों के बीच बातचीत कराने की कोशिश में जुटा है चीन। स्पेशल रिपोर्ट में समझेंगे क्या दोनों पड़ोसी देशों में सुलह करवा पाएगा चीन। ईरान के मामले में अंत में मैं व्हाइट हाउस और व्हाइट हाउस के वकील के फैसले को ही मानूंगा। हालांकि हम अभी सीज फायर की स्थिति में हैं और हमारी समझ के मुताबिक सीज फायर के दौरान 60 दिनों की समय सीमा या तो कुछ समय के लिए रुक जाती है या पूरी तरह से थम जाती है। मुझे नहीं लगता कि कानून इस बात का समर्थन करेगा। मेरा मानना है कि शायद कल 60 दिनों की समय सीमा पूरी हो जाएगी और इससे वहाँ के प्रशासन के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी सवाल खड़ा हो जाएगा। हमें संविधान से जुड़ी गंभीर चिंताएं हैं और हम उन चिंताओं के साथ साथ कानून से जुड़ी अतिरिक्त चिंताओं को भी नहीं जोड़ना चाहते। So these were comments that Israel Katz made at the same time as there are a number of Israeli. तो इसराइल कात्स ने उसी वक्त ये कमेंट किए थे। कई इसराइली रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ईरान के खिलाफ फिर से टकराव शुरू होने की आशंका के चलते देश हाई अलर्ट पर है और ये सब उस वक्त हो रहा है जब राष्ट्रपति ट्रंप को व्हाइट हाउस में यूएस सेंटकॉम के नेताओं से ईरान से निपटने के अलग अलग मिलिट्री ऑप्शंस पर ब्रीफिंग दी गई। इसराइली पत्रकार इन विकल्पों का विश्लेषण कर रहे हैं और उनका कहना है कि छोटे लेकिन बेहद ताकतवर हमलों का एक और दौर शुरू हो सकता है। इन हमलों का निशाना एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकारी इमारतें हो सकती हैं। मकसद होगा ईरान को फिर से बातचीत की मेज पर लाना और उसे समझौते के लिए तैयार करना। ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि एक विकल्प ये हो सकता है कि स्पेशल ऑपरेशन के जरिए ईरान में जाकर एनरिच्ड यूरेनियम पर कब्जा किया जाए। हालांकि इसमें कई तरह की पेचीदगियां होंगी। इसके अलावा ग्राउंड फोर्स का इस्तेमाल करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कुछ हिस्से पर कब्जा करने और उसे कमर्शियल शिपिंग के लिए खोलने के विकल्प पर भी बात हो रही है। तो इन सब पर विचार किया जा रहा है। There's been no comment on that from US Central Command. पूरे ईरान में मौत की सजाओं के बारे में अक्सर ज्यादा जानकारी नहीं दी जाती। कई बार मौत की सजा देने के बाद सूचना दी जाती है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि हाल के हफ्तों में जिन लोगों को मौत की सजा दी गई उनमें से कुछ को इजराइल के लिए जासूसी करने या हथियारबंद गुटों का हिस्सा होने जैसे आरोपों में दोषी ठहराया गया था। लेकिन मानवाधिकार समूहों का कहना है कि जिन लोगों को मौत की सजा दी गई उन्हें निष्पक्ष सुनवाई का मौका नहीं मिला। ईरान में स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं है और जिन लोगों को राजनीतिक कारणों से मौत की सजा दी जाती है, जैसे प्रदर्शनकारी या विपक्ष के सदस्य, उन्हें बंद कमरों में रिवोल्यूशनरी कोर्ट्स सजा सुनाते हैं। उन्हें वकील नहीं मिलते और टॉर्चर देकर लिए गए कबूलनामे के आधार पर सजा दी जाती है। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट कहते हैं जनवरी में हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद मौत की सजाएं बढ़ी हैं और इसका संकेत न्यायपालिका ने इस साल की शुरुआत में ही दे दिया था। अगर हमें कुछ करना है तो हमें जल्दी करना होगा। अगर हम वही काम कुछ महीनों बाद भी करें तो उसका असर वैसा नहीं होगा। चीन के बाद ईरान ही ऐसा देश है जो बाकी देशों की तुलना में सबसे ज्यादा मौत की सजा देता है। आबादी के हिसाब से भी वो सबसे आगे है। ईरान ह्यूमन राइट्स संगठन के मुताबिक पिछले साल कम से कम 1639 लोगों को मौत की सजा दी गई, यानी औसतन हर रोज 4 से ज्यादा। एक्टिविस्ट्स कहते हैं अब मौत की सजा देने का तरीका बदल रहा है। जो बदला है वो ये है कि अब ज्यादा संख्या में राजनीतिक कैदियों को फांसी दी जा रही है। सिर्फ 18 मार्च के बाद से ही कम से कम 20 राजनीतिक कैदियों को मौत की सजा दी गई है, जिनमें विपक्षी गुटों के सदस्य और प्रदर्शनकारी शामिल हैं। ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिनिधि मई सातो का कहना है कि ये सजाएं लंबे वक्त से असहमति जताने वालों को मौत की सजा देने के पैटर्न का हिस्सा है। जनवरी के विरोध प्रदर्शनों के बाद अमेरिका ने भी ईरान को चेतावनी दी थी कि हिरासत में लिए गए लोगों को फांसी ना दें। डोनाल्ड ट्रंप ने कड़े कदम उठाने की धमकी दी थी। मैं ईरान के बारे में इतना कहूंगी कि राष्ट्रपति और उनकी टीम ने ईरानी हुकूमत को साफ बता दिया है कि अगर ये हत्याएं जारी रही तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया के बावजूद ईरान मौत की सजा देना जारी रखे हुए है और कुछ विश्लेषकों का कहना है कि इसका मकसद लोगों को संदेश देना है। हुकूमत हर दिन लोगों को याद दिला रही है कि अगर वो बाहर आए तो उनके साथ क्या होगा, लेकिन हम एक ऐसे शासन से जूझ रहे हैं जो लोगों की रोजमर्रा की समस्या हल नहीं कर पा रहा। वो सिर्फ दमनकारी ही नहीं बल्कि बेहद नाकाबिल और भ्रष्ट भी है। अब तक ये तरीका काम करता रहा है। हो सकता है कि चीन या उत्तर कोरिया की तरह ये लंबे समय तक चलता रहे, मगर ये बहुत टिकाऊ समाधान नहीं भी हो सकता। अभी और विरोध प्रदर्शन नहीं हुए हैं, मगर हो सकता है कि युद्ध की वजह से ऐसा हो। हो सकता है कि युद्ध खत्म होने के बाद आर्थिक हालात का असर महसूस होने पर हालात बदल जाएं।
देश के अंदर तनाव बढ़ने और संघर्ष जारी रहने के बीच मौत की सजाओं में कमी आने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने युद्ध को लेकर सीज फायर का जो लेटेस्ट प्रस्ताव दिया है वो उन्हें पसंद नहीं आया है। और बीते शनिवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के डिनर के दौरान हुई फायरिंग का एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वॉशिंगटन डीसी के अटॉर्नी जिनिन पेरो ने एक हाई रेजोल्यूशन वीडियो शेयर किया जिसमें संदिग्ध सिक्योरिटी तोड़कर आगे भागता हुआ नजर आया। हालांकि इसमें यह साफ नहीं था कि उसने गोली चलाई थी या नहीं। बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स इस बात की जांच कर रहे हैं कि सीक्रेट सर्विस ऑफिसर को जो गोली लगी क्या वो संदिग्ध की बंदूक से चली या फिर सुरक्षा अधिकारियों की बंदूक से। 31 साल के कोल टॉमस एलन नाम के शख्स पर राष्ट्रपति ट्रंप को जान से मारने की धाराओं के तहत जांच चल रही है। इस वीडियो को लेकर अमेरिकी न्याय विभाग का कहना है कि वीडियो में एलन डिनर से एक दिन पहले होटल में चेक इन करने के बाद मुआयना करते दिख रहे हैं। इसमें वो एक रात पहले कॉरिडोर से होते हुए होटल के जिम तक जाते दिखे। अभियुक्त को लेकर कहा जा रहा है कि उनके पास एक सेमी ऑटोमेटेड हैंडगन, एक शॉटगन और 3 चाकू थे। इस नए वीडियो में क्या है और क्या इससे इस पूरे मामले में कोई बदलाव आएगा, इस बारे में बीबीसी संवाददाता पीटर बोस और जानकारी दे रहे हैं। ये फुटेज पहले से कहीं ज्यादा साफ है और हमले के कुछ घंटों बाद जो हमने देखा था उससे भी ज्यादा जानकारी इससे मिलती है। हम संदिग्ध को कुछ सेकंड्स के लिए सिक्योरिटी पोस्ट के मेटल डिटेक्टर से गुजरते हुए देखते हैं। उसने बॉलरूम में जाने की कोशिश की जहां डोनाल्ड ट्रंप और उनके मेहमान डिनर कर रहे थे। उन कुछ सेकंड्स में आप उसे एक बड़ा सा ओवरकोट पहने हुए देख सकते हैं और वो कुछ सेकंड के लिए एक दरवाजे के पीछे जाने के बाद गायब होता दिखाई देता है और फिर वो ओवरकोट उतार कर बाहर आता है। इस दौरान आप उसके हाथ में एक बंदूक देख सकते हैं और इसी वक्त वो मेटल डिटेक्टर से तेजी से गुजरने की कोशिश करता है और ऐसा लगता है कि सीक्रेट सर्विस के एक एजेंट और उसके बीच फायरिंग होती है। इस वीडियो की सबसे अहम बात यह है कि इसे एक्सपर्ट जिनिन पीरो ने शेयर किया है जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया की अटॉर्नी है। वो यहाँ की चीफ फेडरल प्रोसिक्यूटर हैं। वीडियो के साथ डाले गए टेक्स्ट में उन्होंने कहा है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि गोली सिक्योरिटी एजेंट्स की ओर से गलती से चली थी। और अब रुख करते हैं भारत के पड़ोस का, जहां पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत के रिश्ते पिछले कुछ वक्त से तनाव भरे चल रहे हैं। इस हफ्ते भी पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर संघर्ष फिर भड़क गया और अब इनमें सुलह कराने की पहल कर रहा है चीन। हालांकि चीन मध्यस्थता आमतौर पर नहीं कराता, लेकिन फिर क्यों वो इन दोनों देशों में बातचीत करवा रहा है? सवाल ये है कि क्या चीन की कूटनीति कारगर साबित होगी और क्या वो पाकिस्तान और अफगान तालिबान को शांति की राह पर ला पाएगा? देखिए बीबीसी की साउथ एशिया रीजनल जर्नलिज्म टीम की ये खास रिपोर्ट। पिछले कुछ हफ्तों से चीन एक संघर्ष में उलझे पड़ोसी देशों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मध्यस्थता कर रहा है। पिछले साल अक्टूबर में शुरू हुआ टकराव सीमा पर झड़पों, हवाई हमलों और चरमपंथी समूहों को समर्थन देने के आरोपों तक बढ़ गया है। इस संघर्ष में सैकड़ों लोग मारे गए हैं और दोनों देशों के रिश्ते कई सालों के सबसे खराब दौर में पहुंच गए हैं। चीन आमतौर पर अपने आसपास के इलाकों से बाहर के संघर्षों में मीडिएशन करने से दूर रहता है, लेकिन अब उसकी ये नीति धीरे धीरे बदल रही है। तो अब चीन एक कूटनीतिक ताकत के रूप में क्यों आगे आ रहा है? चीन की विदेश नीति का सबसे पुराना सिद्धांत है दखल न देना, मगर उन्हें मध्यस्थता करनी है और इस सिद्धांत को बनाए रखना है। और मेरा मानना है कि चीन इस संतुलन को ऐसे बनाता है कि मेजबान देशों की सहमति हो और वो खुद चीन को मध्यस्थता के लिए बुलाए। चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत अपने मेन प्रोजेक्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए पाकिस्तान में अरबों डॉलर का निवेश किया है, लेकिन पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर हिंसा ने व्यापार पर असर डाला है। बॉर्डर क्रॉसिंग बंद है और चीनी इंजीनियर्स और प्रोजेक्ट्स के लिए खतरा बढ़ गया है। पिछले एक साल में ही कई चीनी नागरिक हमलों का निशाना बने हैं। इस मामले में चीन के लिए समस्या ये है कि इन दोनों पक्षों के बीच संघर्ष से पूरे इलाके में अस्थिरता बढ़ रही है, खासतौर पर टीटीपी के कारण, जो चीन के लिए भी बड़ी चिंता है क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों जगह चीन के लोग निशाना बनाए गए हैं। चीन को चिंता है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर एक्टिव चरमपंथी ग्रुप्स में से कुछ के शिनजियांग से वैचारिक रिश्ते हैं और वो आगे चलकर चीन के अंदर भी सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं। चीन पहला देश नहीं है जिसने इन दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की कोशिश की है। कतर, सऊदी अरब और तुर्की पहले भी पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच तनाव कम करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन स्थायी संघर्ष विराम हासिल नहीं कर पाए। चीन मानता है कि वो दोनों पर असर डाल सकता है। चीन दोनों मामलों में सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। इस स्थिति में वो दोनों पक्षों के लिए कुछ हद तक भरोसेमंद है, लेकिन मैं कहूंगा तालिबान के साथ ये भरोसा उतना नहीं है जितना पाकिस्तान के साथ, और फिर चीन आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव जैसे साधनों का भी इस्तेमाल कर सकता है। तो क्या चीन सफल हो सकता है?
उरुमची में 7 दिनों की बैठक के जरिए चीन संघर्ष विराम बनाए रखने में ही सफल हो पाया है, लेकिन वो दोनों देशों में लंबे वक्त से चले आ रहे मसलों को हल नहीं करवा पाया है। इस पूरे मामले में ऐतिहासिक तनाव, भावनात्मक पहलू और भारत का फैक्टर भी शामिल है। तो मुझे लगता है कि ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन्हें जल्दी सुलझाना मुश्किल है। चीन की कूटनीति इस तनाव को कम करने और बातचीत के रास्ते खोलने में मदद कर सकती है, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच दशकों से चले आ रहे अविश्वास, चरमपंथ और अनसुलझे विवादों के बाद ये थोड़ा मुश्किल लगता है। और पब्लिक प्लेस पर लगे आर्ट इंस्टॉलेशन या मूर्तियां क्या संदेश देती हैं? क्या लोग कला की बारीकियों को समझ पाते हैं? लंदन में भी एक मूर्ति अचानक लोगों को देखने को मिली जो जाने माने स्ट्रीट आर्टिस्ट बैंक्सी ने बनाई है। इसमें एक आदमी झंडा लेकर जा रहा है और उस झंडे से उसका चेहरा ढका है। लोगों को इसके बारे में क्या समझ में आया, ये जानने की कोशिश की बीबीसी संवाददाता हेलेना विल्किंसन ने। जंगों की याद में बनी मेमोरियल, राजाओं के लिए बनाए गए स्मारक और अब लंदन के टूरिस्ट अट्रैक्शन में जुड़ी है ऐसी स्टैच्यू जो स्ट्रीट आर्टिस्ट बैंक्सी ने बनाई है। मुझे लगता है कि वो कह रहे हैं कि हम सबको कोई ऐसा इंसान खाई के सिरे तक ले जा रहा है जिसे खुद पता नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये उस झंडे पर गर्व से जुड़ा है जो आपके देश या किसी और बात का प्रतीक हो, मगर ये दिखाता है कि मानो आप उसी गर्व की वजह से अंधे हो रहे हैं। झंडा चेहरे को ढक रहा है और मैं ऐसे शहर से आता हूं जहां कुछ महीने पहले ऐसे झंडे लैंप पोस्ट पर लगाए गए थे। मेरे लिए ये अंधा राष्ट्रवाद है और कई देशों में यही हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे हम सब मिलकर इस खाई की तरफ बढ़ रहे हैं और कुछ भी नहीं किया जा रहा। बैंक्सी के इंस्टाग्राम पर डाले गए इस वीडियो के मुताबिक ये मूर्ति कल रात अंधेरे में लगाई गई। स्टैचू को सेंट्रल लंदन में एक अहम जगह पर लगाया गया है। पिकाडिली सर्कस थोड़ी दूरी पर, बकिंगम पैलेस भी पास में है। इस इलाके में और भी ऐतिहासिक प्रतिमाएं हैं। ये स्टैचू भी उसी स्टाइल में बनाई गई है। बैंक्सी जब कुछ ऐसा बनाते हैं तो सामने आते ही उनके कामों को जल्द ही हटा दिया जाता है, मगर लोगों पर उनका असर बना रहता है। बीबीसी संवाददाता हेलेना विल्किंसन की रिपोर्ट। और बीबीसी दुनिया में आज इतना ही। कार्यक्रम पर आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। एक्स पर मेरा हैंडल है @BBC सारिका। सोमवार को आपसे फिर मुलाकात होगी बीबीसी हिंदी के YouTube चैनल और Facebook पर और जियो TV पर भी।